हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आपकी लाली मैडम स्वागत करती है और साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताना चाहती हैं कि बेटा मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए ही एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा एकदम फ्री, जहां पर 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के वीडियोस रहेंगे और उसमें आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस चैनल पर बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो मिलता है शायद असंभव हो कहीं और। ठीक है, तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका क्लास 10th कोर्स ए की पूरक पाठ्य पुस्तिका। पूरक पाठ्य पुस्तिका समझते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री रीडर होती है, वैसे ही हमारी कोर्स में पूरक पाठ्य पुस्तिका है जिसका नाम है कृतिका। कृतिका का पहला चैप्टर हम कर चुके हैं। आशा है कि आपने देखा होगा, सुना होगा। क्या बताएंगे, क्या नाम था? माता का अंचल। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम उसी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2, क्या नाम है? जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक, लेकिन नाक तो यहां दिखाई नहीं दे रही है, पूरी नाक कटी हुई है शूर्पणखा की तरह। पता है ना रामायण में लक्ष्मण ने किस तरह से शूर्पणखा की नाक काटी थी? तो कुछ तो हुआ होगा, उसी को तो जानेंगे हम। कमलेश्वर जी ने बहुत अच्छे से इस पाठ की रचना की है और इसमें काल्पनिकता कम है। ठीक है, ये सच्चाई है और जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, वो वास्तविक है। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च करेंगे बाद में कि जॉर्ज पंचम कौन था, कि क्यों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने या क्रांतिकारियों ने उसकी नाक काट दी थी। अब आप ये भी बताइए कि नाक किसका प्रतीक होती है? यस, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। वेरी नाइस। यस, तो सबसे पहले हम पाठ के सार को सुनने या समझने से पहले लेखक की जानकारी जान ले, है ना, उनके बारे में, जीवन के बारे में जान ले। लेखक कमलेश्वर। यस, ये है कमलेश्वर जी, आप देख सकते हैं। तो आइए हम उनके जीवन परिचय को जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। नई कहानी के प्रणेता कमलेश्वर का जन्म मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 6 जनवरी सन 1932। हिंदी की गिनती आने लगी ना, उस दिन मैंने बताई थी आपको। 1 पे रात, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे वन, 6 पे सट, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे। ट्रिक याद कर लीजिएगा, जब कभी आप भूल जाएं तो तुरंत ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास करने के बाद कुछ समय तक शिक्षण कार्य किया। तत्पश्चात फिल्मी कहानियों एवं टीवी सीरियल्स भी लिखते रहे। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स भी लिखे। ठीक है, दूरदर्शन महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर भी कार्य किया। लंबे समय तक मुंबई में प्रवास किया, बाद में दिल्ली आकर बस गए। सारिका नामक कहानी पत्रिका एवं नई कहानियां जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन भी किए, संपादक भी रहे। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर आप देख सकते हैं जॉर्ज पंचम की स्टैच्यू, मूर्ति या लाट। लाट भी कहते हैं, मूर्ति भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्टैच्यू भी कहते हैं। ठीक है, यह है जॉर्ज पंचम की मूर्ति, जो कहां थी? दिल्ली में इंडिया गेट के पास। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जॉर्ज पंचम बड़े बिल्कुल इस मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नाक माक सब कुछ दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से। अब दूसरी ही उसमें देखिए मूर्ति की हालत कैसी हो चुकी है। हाँ, कौवा भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ अब तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक ही नहीं है। कहाँ गई नाक? क्यों काट दी गई नाक? क्या हुआ होगा? बहुत सही, कि नाक होती है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक, प्रतिष्ठा का परिचायक। अवश्य, बिल्कुल, भारतीयों ने जॉर्ज पंचम की नीतियों का विरोध किया होगा। जॉर्ज पंचम समझते हैं ना, जॉर्ज पंचम 5वां था ये जॉर्ज, उससे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आए होंगे, फिर ये 5वां था।
ठीक है, तो इसकी नीतियों का विरोध किया होगा भारतीयों द्वारा और इसलिए उन्होंने इसकी मूर्ति से ही नाक काट दी। शूर्पणखा की जिस तरह से लक्ष्मण ने नाक काटी थी जब उन्होंने सीता माँ का अपमान किया था। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि क्या कारण रहा होगा या क्यों कमलेश्वर जी को इस मूर्ति और कटी हुई नाक पर पाठ लिखने की आवश्यकता आन पड़ी, या क्या जरूरत थी कि हमारे सिलेबस में ये पाठ आता? जरूरत थी बेटा, आवश्यकता है कि किस तरह से हमारा भारत देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून की बलि देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारी मातृभूमि को आजाद करवाया। अब देखिए, कब हुआ था हमारा देश आजाद? सन 1947 में। यस, 15 अगस्त सन 1947 में देश आजाद हुआ था और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है और जिनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस में। यस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आजादी के मिलने के बाद भी जो लोगों की मानसिकता थी वो उसी तरह थी जैसे कि गुलामी के समय, अर्थात आजाद होने के बाद भी वे मानसिक रूप से गुलाम ही थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जन्म गुलाम भारत में हुआ। उनको दोष भी नहीं देंगे, हम समझना होगा उनकी मानसिक स्थिति को, लेकिन मानसिक स्थिति को हम समझ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि जो हो रहा है चलो होने दो, अत्याचार सहते रहें, ये भी तो सही नहीं है। अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने आप के वजूद का निर्माण करने के लिए, अपने आप के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए हमें सिर उठाना होता है ना। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। सुना है ना आपने ये पंक्तियां? तो यहां पर हमारे भारत के जो वीर सपूत थे उन्होंने यही तो परिचय दिया अपना, कि वे अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, घुटने नहीं टेके, भले ही कितने ही कोड़े सहे, कितनी ही प्रताड़नाएं सही, लेकिन उनको खदेड़ कर ही उन्होंने दम लिया। उसी का यहां पर जीता जागता आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे पर आने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगीं। रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जी की चिंता की खबर भी पढ़ी गई। अब क्या थी दर्जी की चिंता? कि मैं जो सूट सिलूंगा या जो भी पोशाक सिलूंगा, कहीं महारानी को पसंद नहीं आई तो? उसको जान का भी भय था, क्योंकि उनको जो पसंद नहीं आता था ना, उसको बस उड़ा देते थे। तो बड़ा चिंतित था कि क्या पता कैसी ड्रेस या कैसी वेशभूषा होगी, क्या महारानी को पसंद आएगी, नहीं आई तो मेरा क्या होगा, डर था बेचारे को। ठीक है, ये भी सब कुछ समाचार पत्रों में छपा। कहाँ? भारत के समाचार पत्रों में। और जो भी कुछ विदेशों में होता था उसकी बासी तिवासी खबर भारत के समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छाप दी जाती थी। भारत में क्या हो रहा है इसकी कोई सूचना नहीं मिलती थी। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसलिए सड़कें सुधरने लगी, इमारतें सजने लगी, नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर होने लगी। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। ओह माय गॉड, रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना रहे, अब क्या होगा? देखिए, एक विदेशी के आगमन पर, एक विदेशी की नाक के ना होने से भारत की नाक नहीं बच सकती। इसलिए देश के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों ने सभा की ओर मूर्ति पर नाक लगाने का निश्चय किया, है ना। एक गरीब मूर्तिकार ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत करके अवसर का लाभ भी उठाना चाहा। अब उन्होंने सुना कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है। महारानी एलिजाबेथ भाई बड़ा नाम था,
द्वितीय थी। अपने पति के साथ वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली थी। ये खबर मिल गई थी भारतीयों को, ठीक है। तो जो उस समय हुक्काम थे, जो सरकारी तंत्र था, जब उन्होंने सुना कि महारानी आने वाली हैं तो जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, नाजमीनों की तरह गहने पहनाए गए, अर्थात बिल्डिंगें, इमारतों पर जो लाइट्स रहती हैं वो लगाई, सड़कों के किनारे के जो पेड़ रहते हैं उनको काट छाट कर आकर्षक बनाया गया, जो पूल्स रहते हैं, जो नहीं स्प्रिंकल्स लगे रहते हैं, उनको अच्छे से नए पुराना पानी हटाकर नया पानी डलवाया गया। इतना सुंदर, इतना अधिक खर्च किया क्योंकि रानी आ रही हैं। अब देखा कि जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पर तो नाक ही नहीं थी। ओह, सरकारी तंत्र चिंता में आ गया कि महारानी आएंगी और जो विदेशी है, मूर्ति थी ना, बड़ी सी लाट थी, उस पर नाक नहीं होगी तो क्या करें। सब चिंता में डूब गए। सभा बुलाई गई। सभा में यह निश्चय किया गया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो, मूर्ति पर नाक तो लगनी चाहिए। अच्छा, क्या किया जाए? तो जो भी बहुत से लोगों से पहले जानकारियां ली गई कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर एक मूर्तिकार को बुलाया गया जो प्रसिद्ध था शायद उस समय। मूर्तिकार था लाचार, गरीब। जब उसने देखा कि वहां जो सभा में उपस्थित सभासद थे, सभासद मीन्स सभा के सदस्य, ठीक है, तो वहां के जो जितने भी सभासद थे उनके चेहरे लटके हुए थे, मुरझाए हुए थे। वो इस सोच में थे कि रानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की लाट पर अच्छी सी नाक लग जानी चाहिए। मूर्तिकार आया। मूर्तिकार ने देखा सबके चेहरे लटके हुए हैं, गरीब था ही, लाचार था ही पैसे से, तो उसने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। कैसा लाभ उठाना चाहा? अब एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं बेटा, कि कोई भी किसी के सामने किसी की निंदा तभी कर सकता है जब वो ये समझ जाए कि हाँ, ये व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा सुन सकता है। जब वो उनकी मानसिक स्थिति को जान गया कि ये तो पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है और कुछ भी हो जाएगा, ये नाक तो लगवा कर ही रहेंगे, तो इस समय पैसा ऐंठने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मूर्तिकार समझ गया। उसने कहा, हाँ जी बिल्कुल, मूर्ति पर नाक लगा दी जाएगी। सबके चेहरे चमक गए। अच्छा, लग जाएगी? कब लगेगी, कैसे लगेगी? कईयों की मतलब आंखें बोल रही थी कि उनकी आंखों में चमक आ गई कि मूर्तिकार के आने से उनके जैसे चेहरे खिल गए हों। अब मूर्तिकार क्या कहता है? उसने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढवाया। पहले उसने ये खोज करवाई कि पहले आप देखिए फाइल्स में कि जो जॉर्ज पंचम की लाट है या मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी थी। सारी फाइलों के पेट चीरे गए। लिखा है पाठ में कि उनके पेट चीरे गए, मतलब बहुत सारी खोजबीन की गई, परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। फिर सभा की गई। उसमें उसने देश के पहाड़ों और खानों के पत्थरों से मूर्ति के पत्थर को मिलाकर देखने का निश्चय किया। अब उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं और उपाय सुझाता हूं। क्योंकि पैसे से लाचार था, उसे पता था कि यहां से पैसे ऐंठे जा सकते हैं, तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा भारत के पहाड़ों पर, मैं खोज के लाऊंगा इसी तरह का पत्थर जिससे जॉर्ज पंचम की लाट बनी है। फिर चेहरे चमक गए। अच्छा अच्छा, कितना अच्छा मूर्तिकार है। अब जब कहीं जाएगा, वो भ्रमण पर जाएगा या यहाँ वहां जाएगा, तो हाँ पैसे तो लगेंगे। उसको मुंह मांगे पैसे या रकम दे दी गई। ठीक है, अब क्या हुआ? नेताओं और अधिकारियों को हिम्मत मिली। उनको हिम्मत मिल गई कि चलो मूर्ति पर नाक लग जाएगी, परंतु मूर्तिकार को अपने पूरे प्रयास के बाद वैसा पत्थर भी नहीं मिला। वो गया, जगह जगह गया, भारत के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिमालय, सारे पर्वतों को खोज लिया, लेकिन फिर मुंह लटका कर आ गया और कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, उस तरह का पत्थर तो नहीं मिला जिस तरह की ये लाट बनी है। अब फिर चेहरे मुरझा गए। अब क्या करें? फिर देखिए क्या आइडिया आता है उसको। इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाते हुए सुझाव दिया। कहा कि मैं आपसे एक बात बोलूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या मैं कह सकता हूं? सभी बोले हाँ 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 बिल्कुल कहिए। खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए गए। अब वो क्या कहता है देखिए, कि अखबारों को दूर रखा जाए, मैं जो भी कह रहा हूं वो अखबार में नहीं आनी चाहिए खबर। बोले हाँ हाँ नहीं आएगी, बिल्कुल यहीं तक रहेगी।
देश के महापुरुषों की मूर्तियों के नाकों के नाप लिए जाएं और ठीक आने पर उतार कर वे लगा दी जाए। उसने कहा जो भी देश के कौन थे, नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी स्टैच्यू लगे थे, मूर्तियां थीं, तो उसने कहा कि क्या मैं जॉर्ज पंचम की साइज़ की नाक, जो नाप होगा, यदि स्वतंत्र सेनानियों या नेता की जो मूर्तियां लगी हैं उस तरह का नाप लेकर क्या मैं उसकी नाक ला सकता हूँ उनमें से किसी की? पहले तो सब चुप हो गए। फिर क्या हुआ बताओ? क्या उसको डांट पड़ी होगी? जो हुक्काम थे या जो सरकारी तंत्र के लोग थे, मूर्तिकार को उन्होंने डांट दिया होगा? क्या मूर्तिकार को चुप करा दिया होगा? क्या किया होगा उसने? यस, सही समझे हैं बेटा आप। क्या किया कि घबराहट के बाद भी सदस्यों सहित सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति दे दी। कह दिया हाँ हाँ आप जाइए और ढूंढिए, यदि जॉर्ज पंचम की नाक की नाप का साइज जो मिल जाए तो आप बिल्कुल ले आइए। ऐसा हुआ, परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ जब वो गया, वहां ढूंढता गया तो नहीं मिली। और क्या कहा उसने आकर? क्षमा चाहता हूं, सारी जो मूर्तियां थी मैंने नाप लिया और सबकी नाकें बड़ी निकली। अब बताइए आप बेटा, यहां पर कितनी अच्छी बात लिखी है लेखक ने। हमें लग रहा है कि सिर्फ जो लिखा है वही है, लेकिन इसके पीछे एक और क्या है, बहुत अच्छी बात क्या है। उसने कहा कि सभी जो नेता हैं, सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी मूर्तियां थी, उनकी नाकों के नाप, सभी की नाकों के नाप जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाली नाक से बड़े निकले। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आपको भी पता है कि नाक मान, सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा का परिचायक होती है। जब सभी नेताओं की, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की नाक का साइज बड़ा निकलना, अर्थात उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं बड़ा था। अब फिर आ गया, अब क्या कहता है कि एक और बात बोलूं? सब कहते हैं हाँ बोलो बोलो। एक और काम करते हैं। बोले क्या? बोले कि सन 42 में कुछ बिहार के उधर जो आंदोलन हुआ था उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हुए थे ना, कुछ बच्चों की मूर्तियां हैं वहां पर। हाँ, वो तो छोटे थे, उनकी नाक का नाप जरूर जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट हो जाएगा। फिर चेहरे पर चमक आ गई लोगों के, जो वहाँ के थे, हुक्काम थे या जो सरकारी तंत्र था। बोले बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, जिसकी नाक का नाप आ जाए उसकी नाक को लेकर जॉर्ज पंचम पर लगा दो, बस हम तो ये चाहते हैं। अब उसने यही कहा था ना कि सन 42 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी जॉर्ज की नाक से बड़ी निकली। अब वो आ गया सिर लटकाकर और फिर बोलता है सबकी नाकों का नाप जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा है। अब फिर कि हर एक भारतीय बच्चा ही क्यों ना हो, उनका सम्मान उस विदेशी शासक से तो कहीं बढ़कर है। यहां पर कमलेश्वर जी ये बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा, रानी के आगमन का समय करीब आने वाला था। फिर की गई बैठक में अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए जो बात कही वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या कहा उसने? उसने कहा कि क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, यदि इजाजत हो तो? कृपया खिड़की, दरवाजे और समाचार पत्रों से दूर रखिए, इसको मत छपवाइएगा। बोले हाँ बिल्कुल, कहिए कहिए। उसको इजाज़त दे दी गई। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था बेटा कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने किसी भी थर्ड पर्सन की बुराई, निंदा या उपेक्षा तभी कर सकता है जब वो हमें भांप लेता है, जब वो हमें जान लेता है कि हाँ इस व्यक्ति के सामने हम निंदा करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ये तो सुन लेगा। मजाल है किसी से निंदा कर ले यदि वो जानता है कि ये किसी की निंदा नहीं सुनेगा। तो हमें वैसा ही बनना है कि यदि कोई हमसे किसी की निंदा करने वाला हो, पहले ही सुना दीजिए कि देखिए मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप किसी की बात या बुराई या निंदा मुझसे करने वाले हैं तो इट्स बेटर, अच्छा होगा कि आप उसी व्यक्ति से कहिए। मजाल है कि वो आपको फिर से कोई बात आकर बताएगा, दूर रहेगा वो आपसे। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहिए जो इधर उधर की चुगली चपाटी करते रहते हैं। एक तो समय की बर्बादी, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। यदि इन्हीं 24 घंटों में से हमने कुछ यहाँ वहाँ की बातों में व्यर्थ कर दिया
तो हम काम का काम कब कर पाएंगे, है ना। तो ये बात हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा कि अपने समय का सदुपयोग करना है, अच्छी अच्छी बातों को सुनना है, अच्छे अच्छे विचारों को मस्तिष्क में रखना है, ताकि अच्छी अच्छी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके और हम अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर सकें। क्या कहा उसने, देखिए उसने कहा कि नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ की आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता सुझा दिया। अब हम ये नहीं कहेंगे कैसे उसकी हिम्मत हुई, उसकी हिम्मत हुई ना क्योंकि वो देख रहा था कि सामने वाले कैसे हैं, सामने वाले तो उस पर निर्भर है, वो जैसा कहता जा रहा था वो करते जा रहे थे, किसी ने उसका विरोध ही नहीं किया। अब उसने कहा कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। क्या आप बताइए, क्या उसको इसकी परमिशन मिल गई होगी? ये तो हद वाली बात थी ना। मूर्तियों तक चल रहा था, लेकिन अब उसने कहा कि इतनी सारी जनता, 40 करोड़ आबादी है, किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा देते हैं ना मूर्ति पर। जैसे ही उसने ये बात कही, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा एकदम। क्या हुआ होगा? क्या उसको परमिशन मिल गई होगी या उसको डांट फटकार करके बाहर भगा दिया होगा? सोचिए, आइए देखते हैं। अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देखकर मूर्तिकार ने खुद आगे बढ़कर जब काम की जिम्मेदारी ले ली तो उसे फिर इस कार्य की अनुमति मिल गई। बेटा, उसको अनुमति मिल गई कि हाँ, तुम किसी भी जिसकी नाक फिट होगी उस जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर मूर्ति पर लगा दो। ओ माय गॉड, रोम रोम खड़ा हो जाता है ऐसी बात सुनकर कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी हद, इतनी अधिक मानसिक रूप से गुलामी कि किसी की भी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर लगाने की बात उसने रख दी और उसको परमिशन भी मिल गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई, सफाई की गई, रंग रोगन किया गया, है ना। अखबार वालों को खबर दी गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की समस्या का हल निकल आया है। और कैसा हल निकल आया है कि नाक लगने वाली है। अपनी ही योजना पर परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों से जीवित नाक लाने और लगाने में मदद मांगी। सोचिए तो, जब इतना कुछ हो गया तो क्या हुआ, कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास बने तालाब की सफाई करके ताजा पानी भरा और अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक फिट कर दी। समझ में आया कि जिंदा व्यक्ति की नाक उस मूर्ति पर फिट कर दी गई। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी, किसी को पता तो था नहीं। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे कि समय से पहले ही देश की नाक बच गई। क्या लगा उनको कि देश की नाक बच गई? हाँ, इस तरह का मतलब आत्मसम्मान खोने वाला काम, अपने वजूद का नाश करने वाला कार्य करके उनको लगा कि उनका सम्मान बच गया। उस पर रखने का इंतजाम हो गया है, देश की नाक बचाकर। ठीक है, अखबार वालों ने तो उस दिन किसी के अभिनंदन, स्वागत समारोह या उद्घाटन की ना तो खबर छापी और ना ही फोटो। केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम को लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया। देखिए, यहाँ पर फिर एक बात आती है जो कि कमलेश रनित जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है कि क्या छापा अखबार वालों ने? बेटा, जॉर्ज पंचम को लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया। अर्थात उन्होंने ये देखा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक तो लग गई है, लेकिन भारत नाक रहित हो गया। मतलब अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान सब खोकर उस मूर्ति पर नाक लगा दी, वो भी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर। हद होती है। कैसे थे उस समय, क्या हुआ, कहाँ गई थी उनकी बुद्धि, सब कुछ जानकर ये जो पाठ कमलेश्वर जी ने लिखा है ना, ये हम सबके हृदय को कचोट देता है कि हाउ कैन इट पॉसिबल। हाँ, कैसे कोई इस तरह का कार्य कर सकता है, लेकिन किया। और अखबारों में बड़े अच्छे से छाप दिया गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगा दी गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। चालाकी तो देखिए, क्या लिखा उन्होंने कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगा दी गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती।
मतलब सबको बनाया मूर्ख, कि ऐसा लग रहा है जैसे असली नाग हो, जबकि वो तो थी असली नाग। और एक साथ वहां पर क्या छपा, साथ ही साथ अखबारों में ना तो उस दिन किसी के अभिनंदन, ना तो किसी के स्वागत समारोह का या उद्घाटन की खबर छपी, ना ही फोटो। जबकि आप सोचिए कि महारानी ने कौन से कलर का सूट पहना, उसके बावर्ची ने क्या किया, उसके दर्जी की परेशानी क्या थी, ये समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर आती थी। लेकिन कोई खबर उस दिन नहीं छपी। क्यों बताइए? क्या ऐसा हो सकता है कि महारानी आए और अखबार चुप रहे? क्या ऐसा हो सकता था कि भारत में आई रानी एलिजाबेथ, जिसके लिए ये सब रचा गया, उसके आने पर समाचार पत्र सन्नाटा छाया रहता समाचार पत्रों में? नहीं। क्या अर्थ निकला, समझे आप, कि महारानी आई ही नहीं और यहां पर गुलामी की हद पार हो गई मानसिक रूप से। तो बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा कि अपने आप को, ठीक है, किसी की गुलामी में मत रखिएगा, किसी के गुलाम मत बनिएगा। और कब नहीं बन पाते हम किसी के गुलाम? जब हम अपने कार्य को पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरे समर्पण भाव से, पूरी भक्ति भावना से करते हैं ना, तो हम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता अपने आप आ जाती है। किसी के गुलाम होने की आवश्यकता नहीं है। यस, मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि बेटा आपको विनम्र रहना चाहिए। विनम्र रहिए, लेकिन दब्बू नहीं बनना है। जब बात हमारे हक की हो, जब बात हमारे अधिकार की हो, जब बात सच्चाई की हो, जब बात ईमानदारी की हो, तो अपनी आवाज को उठाना है। बस ध्यान इतना रखना है कि आवाज में साहस के साथ साथ सलीका भी हो, कहने का तरीका भी हो। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं कि किस तरह से आप डायरेक्टली आप अपने पसंदीदा विषय के वीडियोस देख सकते हैं, या स्पोकन अंग्रेजी जो स्पोकन कोर्स स्टार्ट हुआ है इंग्लिश में, उसके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ एनटीएससी और ओलंपियाड जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। यस, यूपी बोर्ड से रिलेटेड भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इस पर एकदम अचानक डायरेक्ट आप कैसे पहुंच सकते हैं? गूगल या क्रोम पर आप जाएंगे, ठीक है, वहां पर आप टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स। यस, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने आ जाएंगी बहुत अच्छे से इस तरह के ऑप्शंस, जो कि मैंने कहा कि क्या देखना चाहते हैं आप, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी आपकी क्लास 10th का कोर्स, या सीबीएसई या एनसीईआरटी जो है उसका हिंदी मीडियम, या फिर आप देखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस जो कि बेहतरीन है। क्या आप जानना चाहते हैं एनटीएससी और ओलंपियाड परीक्षा से संबंधित वीडियोस? सब कुछ मिलेगा, यूपी बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी मुफ्त। यस बेटा, मान लीजिए आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस। ओके, आइए चलते हैं, कैसे जाएंगे? क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने आ जाएंगी कुछ इस तरह से स्क्रीन पर नजर आएगी। क्या पढ़ना है आपको? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, क्या पढ़ना है? अंग्रेजी, क्या पढ़ना है बताइए? मैथ्स, या फिर पढ़ना है आपको हिंदी, या पढ़ना है आपको सामाजिक विज्ञान? जो भी विषय आपको पढ़ना है उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करते ही उससे संबंधित आपको वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी सामने। कौन सा वीडियो देखना है वो आप पर निर्भर करेगा। ओके, हिंदी पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा संपूर्ण विषय, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी मिलेगी यहाँ। यस प्यारे बच्चों, इस तरह से आप हिंदी में जब आए तो क्या देखना है आपको? कोर्स ए क्षितिज और कृतिका के संबंधित चैप्टर्स देखना है। गद्यखंड देखना चाहते हैं, काव्यखंड देखना चाहते हैं, या कृतिका में जो कहानियां दी रहती हैं बड़ी रोचक कहानियां, उनको आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर कोर्स बी स्पर्श और संचयन संबंधी पाठ जानना चाहते हैं, उनके वीडियोस देखना चाहते हैं, सब कुछ है यहाँ, वो भी एकदम मुफ्त। ओके, पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, पाठ्यक्रम पर जानने के लिए क्लिक करिए पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा यहाँ पर एक वीडियो से पहले आप देख पाएंगे स्क्रीन पर कि आपकी स्क्रीन पर आपकी टीचर ऑफ कोर्स लाली मैडम आपको दिखाई दे जाएंगी। साथ ही साथ आपकी किताबें जो कि कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी में स्पर्श और संचय। ठीक है, अब आप देखेंगे, यदि आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यदि नहीं आपको सुनना ही है, ठीक है,
हाँ, यस, इट्स माय रिक्वेस्ट बच्चे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया और सुन लिया तो आपको हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी इतना सा बाल के बराबर भी डाउट नहीं रहेगा। संपूर्ण जानकारी है, पाठ का नाम, कवि का नाम और उसका इंट्रोडक्शन, उसका मतलब प्रस्तावना सहित, परिचय सहित कि इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेंगे तो आपको साल भर निश्चिंत हो जाएंगे आप, साल भर कोई चिंता नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप अपने क्लासमेट्स को, सहपाठियों को बता सकते हैं कि अरे हमें ये पढ़ना है। वो कहेगा तुम्हें कैसे पता? अरे आओ ना मैग्नेट ब्रेन्स पर। हाँ, लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आपको पता है ना बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा एकदम फ्री, 100% फ्री। ऐसा नहीं कि आपको 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80 या 90 भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहां तो 100% फ्री। नो पेड सब्सक्रिप्शन, कभी नहीं आपको कोई पैसा देना है। आप हमेशा वीडियो देख पाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, हर एक विषय के, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी वीडियो, सब कुछ मिलेगा यहां, सब कुछ मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो भी एकदम मुफ्त। प्लीज प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने परिचितों में, अपने जो भी नोन पर्सन है आपको, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।